and B purchased a taxi to ply it in partnership. They plead the taxi for about a year when A, without the consent of B, disposed the taxi. B bought an action to recover his share in the sale proceeds. A resisted B's claim on the plea that the firm was not registered. Will B succeed in his claim? Will B succeed in his claim? Just एक सेकेंड रुकिएगा. चलिए, तो सर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि सर दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, दो जन थे ए और बी. उन्होंने क्या है, टैक्सी परचेज करी टू प्लाई इट इन पार्टनरशिप. एक टैक्सी खरीदी पार्टनरशिप में चलाने के लिए कि दिन में मैं चला लूंगा, रात को तू, रातों का राजा तू चला लेना. ठीक है. दे प्लीड द टैक्सी फॉर अबाउट अ ईयर. एक साल तक टैक्सी चलाई थी. जब ए ने बिना बी की कंसेंट लिए टैक्सी बेच दी. ठीक है सर, पहली बात तो वो ऐसा कर सकता है क्या? हाँ सर, पार्टनर को हर वो काम करने का अधिकार है जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में. ठीक है, तो बिल्कुल है अधिकार, वो कर सकता है ऐसा. बी ब्रॉड एन एक्शन टू रिकवर ए शेयर इन द सेल प्रोसीड्स. सर अब क्या हुआ, टैक्सी तो बिक गई. जब टैक्सी बिक गई तो अब सोचने की बात है कि जो टैक्सी बेच के पैसा आया उसमें बी ने अपना हिस्से के लिए मांगा. ए रजिस्टर्ड बीज क्लेम ऑन द प्ली दैट द फर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड. विल बी सक्सीड इन द क्लेम? तो सर ए ने क्या बोला, तू केस कर नहीं सकता. उसका कारण है कि अपनी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो तू किस पे केस करेगा? तो सर आपको ये बोलना है कि हाँ, पहली बात तो वो टैक्सी को बेच सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी बात सर, क्या बी जो है, जो सेल प्रोसीड्स में पैसा लेने के लिए जो टैक्सी बिकी है, मान लो 1 लाख रुपए की टैक्सी बिकी है, तो उसमें अपना हिस्सा मांगने के लिए क्या ए के ऊपर केस बी कर सकता है? सर इसलिए कर सकता है क्योंकि अब सर देखो, जो बी वैसे तो चूंकि फर्म अनरजिस्टर्ड है इसलिए केस नहीं कर सकता, लेकिन अब ये फर्म ऐसी रह गई जिसमें बिजनेस ही नहीं रहा. बिजनेस ही नहीं रहा तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी नहीं होगा. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी नहीं होगा तो सर अब यहाँ पर कोई पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस तो है नहीं. तो डिसोल्यूशन ऑफ, भले ही ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी पार्टनर्स को एक अधिकार होता है कोर्ट में जाके उस फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए केस फाइल कर सकते हैं. किसी भी फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, आप वन ऑफ द पार्टनर्स कैन गो टू द कोर्ट टू डिसॉल्व दैट फर्म. ठीक है, तो बी के पास में रास्ता क्या होगा कि सर वो कोर्ट में जाके इस फर्म के डिसोल्यूशन के लिए फाइल कर सकता है, और जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो उसके अकाउंट्स और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को भी डिमांड कर सकता है. ठीक है, कितना पैसा आया बता और उस हिसाब से मेरा हिस्सा मेरे को दे. तो सर डिसोल्यूशन के थ्रू वो अपने राइट तक पहुंच सकता है. ठीक है, सामने देखा जाए तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस आंसर में बिल्कुल पॉसिबल है. देखो, अंडर सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट एनफोर्स एनी ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, क्योंकि ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं है. बट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट अफेक्ट अ पार्टनर्स राइट टू सीक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स प्लस हिज शेयर, आस्किंग फॉर ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, वो उसको रोक नहीं सकते, चाहे वो फर्म रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है. इस बाबत तो केस लगा सकता है. बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना. समझ आ गई सबको? यस और नो? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली. A, B, and C company is a newly constituted firm and commences business without registration. Y is indebted to the firm in the sum of rupees 500,000 and the firm files a suit against him for the recovery of the said sum and immediately thereafter gets itself registered. Will the firm succeed? सर देखो, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, नई बनी हुई है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बिना चालू कर दिया.
Mr. Y is indebted to the firm for an amount of rupees 5 lakhs, which was also pronounced as 500,000. No problem, क्योंकि कॉमा बीच में लगाया हुआ है इसलिए, ठीक है. And the firm files a suit against him for recovery. फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, सूट फाइल कर दिया 5 लाख रुपए के लिए, एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर गेट्स इटसेल्फ रजिस्टर्ड, और उसके हाथों हाथ बाद, सूट फाइल करने के हाथों हाथ बाद अपने आप को रजिस्टर करा दिया. क्या वो फर्म सक्सीड करेगी? सर हमारे लिए जरूरी दो बातें हैं. पहला, जब सूट फाइल हो रहा है उस समय आप रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है. तो यहाँ तो आप सूट फाइल करने के बाद में रजिस्ट्री का काम चालू, अपने आप को रजिस्टर कराने का काम चालू कर रहे हो, जो कि गलत है, इसलिए आपका सूट मेंटेनेबल नहीं होगा. सर यहां तक कि आपने अपने आप को रजिस्टर कराने का प्रोसेस चालू कर दिया, अभी तक आप रजिस्टर हुए नहीं हो, फिर भी सूट फाइल कर देते हो, वो भी मेंटेनेबल नहीं है. आप ये नहीं कह सकते प्रोसीडिंग्स चल रही है, अभी थोड़े टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा. अरे नहीं, पहले रजिस्टर हो, फिर आप यहाँ पर केस फाइल कर सकते हो दूसरी थर्ड पार्टी पे. नंबर 1. नंबर 2, सर जो भी केस फाइल कर रहे हैं, वो जिस दिन सूट फाइल हो रहा है उस दिन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में एज अ पार्टनर शो किए गए हैं जो भी केस फाइल कर रहे हैं. इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन 9 में क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है. तो भाई विल द फर्म सक्सीड, इस क्वेश्चन में तो बाद में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, इसलिए ये सक्सीड नहीं कर पाएंगे. हाँ, वापस दोबारा केस करो, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो पुराना केस हटाओ, नया केस करो आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, शैली. An unregistered firm applied for registration on August 17, 2018. On August 19, 2018, before the registration could be effective, it filed a suit against X for the recovery of rupees 15 lakhs. Registration certificate was given to it on August 28, 2018. Is the suit maintainable? सर अनरजिस्टर्ड फर्म थी, जो क्वेश्चन अभी ऊपर कराया सेकंड वही आ गया. अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म थी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई 17 अगस्त को किया, अभी तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल 28 अगस्त तो रहा है, लेकिन इन्होंने 17 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद में हाथों हाथ 19 अगस्त को रजिस्ट्रेशन, मतलब वो दूसरी पार्टी के खिलाफ केस ठोक दिया 15 लाख रुपए की रिकवरी के लिए. क्या सूट मेंटेनेबल है? नहीं सर. उस दिन आप सूट फाइल करने के लिए कब से एलिजिबल होंगे? इस तारीख और इसके बाद में, ठीक है. इससे पहले आप एलिजिबल नहीं होंगे. 28 तारीख से आप फाइल करो, ठीक है. तो पुराना केस हटाओ और 28 को नया फाइल करो, यदि अभी तक तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है तो. बोलिए सर, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है. The suit is not maintainable for want of registration of the firm on the date of institution of the suit. जिस दिन सूट फाइल कर रहे हो उस दिन तुम रजिस्टर होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. X, Y, and Z enter into a partnership to execute contract works. X secures for partnership work estimated to cost 1 lakh. He obtains the said order only on payment of some rupees 5,000 to a person in authority and debits the sum in account books as an item of expense. The other partner object of the item. How would you decide? देखो Partner. ना 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 ना, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, रुक जा. देखो, एक्स वाई और जेड एक तीनों मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं. किस लिए? कि सर हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, हम वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, ठीक है, और फिर उनसे जो भी पैसा आएगा वो बांट लेंगे, ठीक है, काम करके. चलिए, बहुत अच्छी स्कीम है. अब एक्स जो है, he secures for the partnership work estimated to cost of 1 lakh. ये कहीं से है ना, वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लेके आया 1 लाख रुपए की ट्यून का. He obtains the said order only on payment of sum of rupees 5,000 to a person in authority and debits the sum in the account books as an item of expense. ये हो गई गलती. उसने इस 1 लाख रुपए के, लैंग्वेज पढ़ना देखो, he obtains the said order only on payment of sum of 5,000 to a person in authority. ठीक है. उसने ये 1 लाख रुपए का काम कैसे प्राप्त किया फर्म के लिए? 5,000 रुपए की रिश्वत देके, 5,000 रुपए की रिश्वत देके. So he obtains the said order only on payment of sum of rupees 5,000 to a person in authority. ये अच्छा, तेरे को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, ला मेरे, मतलब अंडर द टेबल, ठीक है. इसने 5,000 रुपए देके फर्म के लिए ऑब्टेन कर लिया. पर और पहली गलती तो ये हुई. दूसरी गलती क्या कर रहा है?
he debits the sum in the accounts books as an item of expense. वाह 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 वाह, मतलब एक तो उसने ऐसा मतलब गलत तरीके से फर्म के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। दूसरा, सर उसने उसे आइटम ऑफ एक्सपेंस के तौर पे बुक्स में मांड भी दिया, जो अकाउंट जो पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन हो रहे थे उसमें खर्चे जैसे मांड भी दिया। वेरी गुड। द अदर पार्टनर्स ऑब्जेक्टेड ऑफ दिस आइटम, बाकी सारे पार्टनर्स ने एतराज किया। हाउ वुड यू डिसाइड, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? तो सर देखो, आपको ये बताना है, every partner has an implied authority to bind the firm by the acts done by him. हर पार्टनर के पास में पूरी फर्म को बाइंड करने का अधिकार होता है उसके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा, प्रोवाइडेड ये तीन बातें पूरी हो रही है। जो भी काम वो कर रहा है, इट इज डन टू कैरी ऑन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, वो फर्म का नॉर्मल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए किया जा रहा है। द एक्ट इज डन इन यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द फर्म्स बिजनेस। जिस तरीके से फर्म बिजनेस करती है उसी तरीके से उसने किया है। अरे क्या फर्म जो है वो रिश्वत दे दे के और सारे काम लाती है क्या? इज दिस द यूजुअल वे ऑफ डूइंग द फर्म्स बिजनेस? नो। ठीक है, नहीं, ये बात पूरी नहीं हुई है। और तीसरा, द एक्ट इज डन इन द नेम ऑफ द फर्म, वेयर एन एक्ट इज डन इन पर्सनल नेम ऑफ अ पार्टनर, द फर्म विल नॉट बी लायबल फॉर सच एक्ट्स। तो सर पहली बात तो ये पेमेंट इलीगल नेचर में है, ब्राइब के नेचर में है, एंड कैनॉट बी सेड टू बी एन एक्ट डन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। ये पहली बात, मतलब ये दोनों पॉइंट्स में से पूरी नहीं हो रही है। सो दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 नीड्स टू बी बॉर्न बाय मिस्टर एक्स हिमसेल्फ। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, वो फर्म के खातों में इसे खर्चे जैसे नहीं बांट सकते। दूसरी बात, every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of the payment made or liability incurred by him only in the ordinary and proper conduct of the business। अब देखो, ये एक पार्टनर है, ये किसी थर्ड पार्टी से कुछ कमिटमेंट करके आ गया ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इसके क्रियाकलापों, मतलब ये इसमें कुछ खर्चा भी करके आ रहा है। ठीक है, तो ये जो खर्चा करके आ रहा है ना, उसके लिए फर्म इसको इंडेमनिफाई करती है कि तूने फर्म के बिजनेस करने के लिए यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चा किया है नॉर्मल वे में बिजनेस करने के लिए, उस सारे काम के लिए हम तेरे को इंडेमनिफाई करेंगे, तेरे को तेरी जेब से नहीं भरना पड़ेगा। सर लेकिन बात समझने की ये है कि वो ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में होना चाहिए, यहाँ पर कोई ब्राइब की तरह थोड़ी होना चाहिए। इसलिए इसको फर्म जो है इंडेमनिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने जो काम किया वो ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में नहीं किया। सर क्या बात समझ में आई आपके? बोलिए हाँ या ना। यस बोलिए। अरे चले गए क्या? देवांश को समझ में आ गई, बाकी लोग कहाँ हैं? मोहित अग्रवाल हाँ सर समझा। समझा। सर अब रात के 10 बजने आ रहे हैं, फ्यूज उड़ गए हमारे भी। ठीक है, अभी अपने पास में थोड़े क्वेश्चंस और हैं, तो एक काम करते हैं, आज मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ। ठीक है, कल अपन एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 14 तक तो यहाँ पूरे करेंगे, और फिर उसके बाद में हमारा जो सबसे फाइनल टॉपिक है एलएलपी वाला, वो हम कवर करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट एंड फाइनल रह गया, सबसे छोटा एक्ट जो हमें कवर करना रह गया है, वो हम रात को पहले तो मोहित एंड पार्टी और जो भी है इसमें तो जरूर आ जाना, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं एलएलपी में। तुम सब, यदि मोहित तू नहीं आया है तो अभी इधर कवर कर लेना। ठीक है, यदि तू आ गया और तूने कवर कर लिया देन इट्स फाइन। जो भी कवर करना चाहता है एलएलपी, जिसका छूट गया है वो आ जाना। ठीक है भाई, क्लोज करें आज की क्लास? यस और नो? या और एक्सटेंड कर दूं? हिमांशी Yes, sir. कंटिन्यू, शुड वी कंटिन्यू और शुड वी No, स्टॉप? sir. चलिए Should stop.
Thank you for all. Thank you everyone.